नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे 45 दिन 45 मैराथन में लेक्चर नंबर 4 की। जी हाँ मेरे भाई, आज ये चौथा दिन है। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं जहां हम लोगों ने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उससे रिलेटेड पूरे 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोगों ने की वहां पर। उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट डिजिट, उसके पूरे कॉन्सेप्ट निकाले। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल्स, पूरा 80 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो 45 दिन 45 मैराथन क्लास में जाकर आप पहले वो लेक्चर जरूर विजिट कीजिए। आज हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ है और साथ में एसएससी फेज 13 में आया हुआ 2025 का लेटेस्ट का प्रश्न पूछा गया 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम में आपके 4 या 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर कहेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। फिर यही 3 में योग में पूछ देता है, यानी कुल गुणनखंडों का योग बताओ, या फिर कहेगा सम गुणनखंडों का योग बताओ, या फिर कहेगा विषम गुणनखंडों का योग। 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। या फिर पूछेगा आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या फिर कहेगा अभाज्य गुणनखंडों का योग। यानी 8 प्रकार के प्रश्न फैक्टर से आपको बन सकते हैं। बिना देरी करते हुए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब पहले हम मेरे भाई कॉन्सेप्ट, हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपको करवा सकते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो काम बाद में करेंगे। पहले अपना काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। अगला प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2023 में है, कह रहा 360 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे 216 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। यानी जितने भी प्रश्न है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, आपका वो सीजीएल हो, वो सीएचएसएल हो, या वो सीडीएस हो, या आने वाला यूपीपी का एग्जाम हो। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए मेरे भाई, हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक प्रैक्टिस में मजा नहीं आता है ना। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक एक चीज को बड़ा तोड़ मड़ोड़ के समझेंगे और वही आपके एग्जाम में मेरे भाई काम आने वाला है। समझते हैं सबसे पहला पॉइंट। देखो कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न लिखिए आप अपनी कॉपी में, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इंग्लिश में लिखेंगे मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक, पहले क्या क्या प्रकार बन सकते हैं वो सब हम लिख लेते हैं। फिर यहां पर लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। हिंदी वाले हिंदी लिखते जाइए, इंग्लिश वाले इंग्लिश। फिर लिखेंगे मेरे भाई हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक, बिल्कुल भी परेशान होने की, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। आप भी देख रहे हो कि जब से सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पूरे यूट्यूब में जितने टीचर है, छोटा टीचर हो या बड़ा टीचर हो, सब अपना अपना ज्ञान देने में लगे हैं। कैसा ज्ञान कि हाउ टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। क्यों मेरे भाई, अब पता है सबसे बड़ी चीज ये कि लोग सर्च भी कर रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट करें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। क्या आपके बाबा बता के गए थे कि 25 क्वेश्चन करने? अरे भैया 23 कर लो, 20 कर लो, 21 कर लो। इतना हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है कि हाउ टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन इन 25 मिनट। सॉरी, उल्टा हो गया ना, हाउ टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट। यानी बात कहने का मतलब थोड़ा सा 1 मिनट आपका बर्बाद करेंगे कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। अब इतना पीछे क्यों पड़े हो कि 15 मिनट में 25 ही करने हैं? जरूरी थोड़े ना, कसम थोड़े ना एसएससी आपको खिला रहा है कि 25 से कम करोगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे जॉब से। अरे भाई 1-2 कम कर लो, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लो। लेकिन बता नहीं रहे कि कोई भी नया ट्रेंड आता है तो एकदम, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर भी अपना ज्ञान देने में लगे। किसी ने देखा कि भैया 18 मिनट में हमसे 25 हुए हैं, अब एडिटर को बोल दिया ऐसा करो भैया 1.2 की स्पीड में इसको डाल दो। आप समझना बात को, किसी टीचर ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको मेरे भाई गलती से
कितने मिनट लग गए? 18 मिनट लग गए। तो अब एडिटर साहब क्या करेंगे, जो एक था इसको 1.25 की स्पीड में कर दो भैया, ये 15 के करीब करीब आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब क्योंकि स्टूडेंट जो देखने आता है थंबनेल में देखेगा 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, और अगर वीडियो 18 मिनट का गलती से, तो पहले दिमाग लगा कि भैया 3 मिनट तो ज्यादा ले लिए। ये सब एकदम स्कैम चल रहा है मेरे भाई। आप ये समझो, किसी भी चीज को एसएससी ने ऐसा क्यों किया कि किसी चीज को अगर ज्यादा आप समय दे रहे हो, अब पता है बहुत से लोग इसका निगेटिव पॉइंट देख रहे हैं। मेरे भाई हम आपसे कह रहे हैं इसका बहुत फायदा होने वाला है। कैसे? 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जरूरी नहीं, आप 20, 21, 22 क्वेश्चन कर लीजिए। पहले क्या होता था, एक साथ टाइम दे दिया जाता था, तो कई बार विद्यार्थियों को, जैसे आपकी मैथ अच्छी है या हमारी मैथ अच्छी है, तो हमारा क्या मुद्दा रहता था कि हम मैथ के पूरे क्वेश्चन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन, कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते ही आते हैं। एसएससी वो रखती है, चाहे रेलवे हो वो भी। तो अब होता क्या मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व हो भी जाता है, लेकिन वो टाइम खा जाता है हमारा। और हम क्या करते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का समय मैथ में ही लगा देते। पता लगे मैथ 25 क्वेश्चन करते करते हम लोगों को 25 मिनट ही लग गए, रीजनिंग करते करते पता लगे 30 मिनट लग गए। अब टोटल 60 मिनट टाइम मिला है, 50 मिनट के करीब 2 सब्जेक्ट में लग गए। तो आप बताइए क्या 10 मिनट में 2 सेक्शन हल किए जा सकते हैं? आपका जवाब आएगा नहीं। बात क्लियर हो गई ना? इसका मतलब ये हुआ एसएससी ने क्या किया, 15 मिनट लगा दिया। 15 मिनट में आपको मैथ करने, जितने ज्यादा कर लो भाई। कसम थोड़े ना एसएससी खिला रहा है कि 24 अगर तुमने टिक किए हैं, एक छोड़ दिया तो बाहर कर। एयरफोर्स का एसआरटी थोड़े ना है कि क्वेश्चन छोड़ दोगे तो बाहर कर दिए जाओगे। तो ये लॉजिक मेरे भाई समझना है। और एक बात, टीचर को देखकर आप अपने अंदर ये मत सोच लेना कि हम भी 15 मिनट में कर देंगे। एग्जाम हॉल में पेपर देना और वही पेपर घर में हल करना, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, है ना? टीचर 15 मिनट में 25 कर रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप वो वीडियो देखने के बाद आप भी 15 मिनट में 25 करने लगोगे। टीचर का काम है सुबह से शाम तक पढ़ाना। उसको पता है, अरे भैया वो तो हल ही नहीं करेंगे, बता देंगे इसका सी सही है, इसका डी सही है, इसका ए सही, क्योंकि 1000 बार वो क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन आप सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो कि भाई 15 मिनट 25? आप देखो ना यूट्यूब पर बड़े बड़े टीचर, और मेरे भाई हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो टीचर दे रहा है ना उसको एग्जाम दिलवा दिया जाए, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है तो बात अलग है, उसके भी भाई 15 मिनट में पूरे 2500 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। यकीन मानिए, पहले दूसरे सब्जेक्ट का समय निकाल कर आप उसमें ले लेते थे तो 25 में 25 आ गए। क्लियर है ना बात? 15 मिनट में 25 के पीछे मत भागो। आप ये देखो कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, लेकिन पता लगे क्वेश्चन तक तो आ नहीं रहे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, भाग रहे 15 में 25, है ना? तो इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझदार लोग इन चीजों में पढ़ते ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप कितना बेहतर कर पा रहे हो, बात इस बात से फर्क पड़ता है। टीचर क्या कर रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टीचर को देखकर जो ये सोचोगे कि उसका वीडियो देखने के बाद हम भी 15 मिनट में 25 कर लेंगे, भाई साहब कभी नहीं कर पाओगे। खूब मॉक टेस्ट दे लेना और फिर बताना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। कुल गुणनखंडों की संख्या, समगुणन खंडों की संख्या, विषम गुणन खंडों की संख्या। चौथा आएगा अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इंग्लिश में बोलेंगे मेरे भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये 4 क्वेश्चन पहले बोलो क्लियर हुए कि नहीं? ठीक, अब कैसे इनको निकालेंगे उसको समझते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं मेरे। जैसे आ गया क्वेश्चन 60, इसी 60 का ही पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा एक चीज और समझो, कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर तो निकाल लेते हैं, हमको मेरे भाई ये नहीं पता चलता कि असल में ये चीज है क्या, उस चीज को भी समझना। जैसे 60 के अगर आप फैक्टर करोगे, ठीक ऐसे अलग फैक्टर कर लेते हैं, बड़े आराम से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, भागने का काम नहीं करेंगे। हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन भाई साहब नहीं करा पाते। हम धैर्य से पढ़ाएंगे और धैर्य से चीजें समझोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक बूस्ट होने लगती है। जैसे आप एक दिन बाइक सीखे और दूसरे दिन 80 की स्पीड में भगाने लगे, भाई साहब एक्सीडेंट होना तय है। समझ रहे हो ना? जब आप बढ़िया बाइक सीख गए हो चलाना, कि मोड़ना कैसे है, ब्रेक कैसे लगाना, ब्रेकर में कैसे निकालना है, सारी चीजें सीख गए, फिर आप 80 की भगाओगे तो आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता रहेगी। अब पता लगे एक वीडियो देख लिया, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन और सीधे मॉक टेस्ट में घुस गए, भाई साहब 5 नहीं कर पाओगे, 25 तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देना है।
60 को आप तोड़ोगे, 2 से भाग दोगे यहाँ पर 30 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे यहाँ पर 15 आ जाएगा, फिर 3 से भाग दोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग दोगे 1। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अच्छा एक चीज समझो, जब भी कोई संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आपको हमेशा ध्यान देना है हम लोग उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। जैसे 60 तो मेरे भाई 30 इंटू 2 भी होता है, ये भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। 15 इंटू 4 करेंगे, ये भी 60 होता है। 12 इंटू 5 करेंगे, 12 पंचे 60, ये भी 60 होता है। यानी हम जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। आप देख रहे हो कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। बात क्लियर हुई। यानी प्राइम नंबर में तोड़ा, फैक्टर तो इसके तमाम होते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब जब आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, ध्यान से समझना, क्या पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, बस एक बार मेरे भाई 60 जो ये वैल्यू ली है हमने, इसमें हम 8 प्रश्न आपको कराएंगे। अभी तो केवल यहाँ गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, फिर गुणनखंडों का योग। बाकी आगे जो 20 क्वेश्चन सिलेक्ट है, 8 से 10 उसमें फैक्टर पर आधारित, बाकी रिमाइंडर थ्योरम पर। पूरे 20 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। 80 नंबर तक कर चुके थे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और उसके बाद मेरे भाई 4 लेक्चर में जैसा वादा किया था, नंबर सिस्टम को पोस्टमार्टम हो चुका है। इससे बाहर प्रश्न नहीं फंसना है, पेपर दे के आना, आप फिर से वीडियो देख लेना, टाइप इससे बाहर नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला चैप्टर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, क्या करते हैं, जो भी इनकी पावर दिख रही है, जिसकी कोई पावर नहीं 1 मान लेते हैं। धैर्य से सुनना, नोटबुक पे नोट करना। जो भी पावर है, पावर में एक एक सम में बढ़ा दो। 2 में 1 बढ़ाओगे क्या आएगा 3, 1 में 1 बढ़ाओगे क्या आएगा 2, और 5 की पावर 1 है, उसमें 1 बढ़ाओगे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी 60 के अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हम बता देंगे मेरे भाई 12 आएगी। फिर से सुन लो, पहले इस तरीके से फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो सबकी घात में एक एक बढ़ा देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। अच्छा अगर मेरे भाई सम गुणनखंडों की संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे, सम गुणनखंडों की संख्या, तो जो 2 की पावर है उसको नहीं बढ़ाते। जैसे 2 की पावर 2 था तो वो 2 ही रहेगा, बाकी की पावर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बोलो कुल गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या समझ में आ गई। अच्छा मन में विचार आ रहा होगा कि लगे हाथों विषम का भी निपटा दो, तो जरूर मेरे भाई निपटाएंगे। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो 2 को शामिल ही नहीं कहते। इस 2 से कोई लेना देना नहीं, केवल 3, 5, 7 आगे जो भी प्राइम नंबर होंगे उनसे मतलब रहेगा, और पावर तो बढ़नी बढ़नी। तो 1 की पावर में जब बढ़ाओगे 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। और एक चीज हमेशा याद रखना, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कुल गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो सम गुणनखंडों की संख्या और मेरे भाई प्लस विषम गुणनखंडों की संख्या, इन दोनों का योग हमेशा इक्वल रहेगा। कहने का मतलब देख रहे हो कि सम गुणनखंड 8 आ गए, विषम गुणनखंड 4 आ गए, 8 और 4 12। कंप्लीट है ना। फिर से सुन लो, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं सबकी घातों में अपनी तरफ से एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर 2 था, 1 बढ़ाओगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 था, 1 बढ़ाओगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 था, 1 बढ़ाओगे 2 आ जाएगा। 3 का गुणा 2 में 6, 6 का गुणा 2 में 12 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 की जो पावर होती है उसमें नहीं बढ़ाते हैं। 2 है तो 2 लिख दिया, 3 होता तो 3 रख देते, 5 होता तो 5 रख देते। बाकी में पावर बढ़ेगा तो 1 में जब 1 बढ़ाओगे 2, 1 में 1 बढ़ाओगे 2, 2 का 3 बार गुणा करोगे 8 आ जाएगा। जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो 2 को शामिल ही नहीं करते हैं, इसको बाहर निकाल देना मूल्य से। अब बची पावर 1 और 1, दोनों में 1 1 बढ़ाओगे, 2 इंटू 2 4, और सम का और विषम का योग कुल के योग के बराबर होगा। बोलो बात क्लियर हुई। कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए अगर बात समझ में आ गई हो। अच्छा अब चौथा पॉइंट आपको खटक रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। कुछ नहीं मेरे भाई, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस घातों को आपस में जोड़ देना। इसकी घात कितनी है 2,
इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4। तो अब जो ये क्वेश्चन हमने दिया इसके आंसर लिखते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 8, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4 और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। तो ये भी 4, ये 4, ये 8 और ये 12। बोलो बात समझ में आई? बस एक क्वेश्चन पर्याप्त था। कोई भी कहे 120 कहे 200, भी तमाम क्वेश्चन हम लोग करेंगे मिलके, सॉल्व करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम और अभाज्य। बात क्लियर हुई कि नहीं? फटाफट से मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए जबरदस्त तरीके से, ताकि आपके फोन में भी ये चीजें हमेशा के लिए बनी रहें, है ना। बेहतर तरीके से साफ सुथरा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे राइटिंग हमारी तो आप जानते हो थोड़ी सी गुलाबी टाइप की है। आगे देखते हैं मेरे भाई, पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह सकता है, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। कुल गुणनखंडों का योग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक, छठवां पॉइंट मेरे भाई बन सकता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। इंग्लिश में लिखेंगे मेरे भाई सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सातवां क्वेश्चन लिखिए मेरे भाई विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। और आठवां हो जाएगा मेरे भाई अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये चार क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। संख्या फिर से वही लेते हैं 60, ताकि एक एक चीज आपकी क्लियर हो। 60 के जब हम लोगों ने फैक्टर किए थे, 2 से काटा था मेरे भाई 30, फिर 2 से काटा था 15, फिर 3 से काटा था 5 और 5 एकम 5। यानी इसके क्या बने थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। थोड़ा सा बेहतर लिखोगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक, अब योग कैसे निकालते ध्यान से समझना, वही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। पहला पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ जाना। क्या करते हैं मेरे भाई, अब समझना, जो इसकी पावर है 0 से लेकर जितनी पावर होती है वहां तक बढ़ते हैं। अभी बात नहीं समझ में आई होगी, कहने का मतलब जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे जाएंगे। फिर अगला 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। फिर अगला 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बात समझ गए? यानी जब योग निकालना हो तो 0 से चालू करते हैं, जहां तक पावर है वहां तक पहुंचा देते हैं। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। बस सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौको 28 इंटू 6 तो 8 संग 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा मेरे भाई 168। तो इसके कुल गुणनखंडों का योग 168। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझो, वहां पर हम क्या करते थे, सभी घातों में एक एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कराते थे। तो कुल गुणनखंडों का, ये जो स्क्रीनशॉट आपने अभी लिया था, सबकी घातों में एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो कुल गुणनखंडों की संख्या आती है। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, जब योग लिखा हो तो अगला नियम लगाएंगे, संख्या पूछे तो ये नियम। ठीक, सम और विषम ये सिखा दिया था। तो कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, 2 की घात जितनी भी होगी 0 से चालू करोगे, वहां तक जाओगे, प्लस लगाते जाओगे, एक ब्रैकेट कंप्लीट। अगला 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, कोई समस्या, और उसके बाद कैलकुलेशन कर दोगे। अगला दूसरा पॉइंट आता है मेरे भाई सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग।
जब मेरे भाई समगुणनखंडों का योग कहे तब 2 की पावर जो 0 है बस इसको हटा देते हैं। ध्यान से सुनना, स्टार बना के लिख दो। जब समगुणनखंडों का योग निकालते हैं तो 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 0 केवल नहीं लिखना है, बाकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 बाकी सब लिखोगे। इधर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 बाकी लिखेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 बाकी लिखेंगे। अब 2 की पावर 1 2 रहता है, 2 की पावर 2 4 हो जाता है। यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 5। अभी आपको एक हम शॉर्टकट भी बताएंगे। ये 4 2 6, 3 1 4 और 5 1 6, 6 चौको 24, 24 × 6 करोगे तो फिर 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा सही है ना। 6 चौको 24 का 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14 मेरे भाई 144। तो दूसरा आंसर कितना आ जाएगा, 144। अब एक बात समझो, क्या बार बार ऐसा करेंगे? नहीं। आप एक बात बताओ, जो ये 2 की पावर 0 लिखा है, ध्यान से समझना, जो 2 की पावर 0 लिखा है, दुनिया में कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो मान 1 होता है। अरे बोलो मेरे भाई, मान 1 होता है। अच्छा, मान 1 होता है तो केवल एक ही तो कम होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितना आया था 7, अब इस बार कितना आया अपने पास 6, तो बस वो एक कम कर देते, बाकी आगे के डिजिट नहीं चेंज होते। यानी जब भी आपको समगुणनखंडों की संख्या, विषम और कुल सभी निकालना हो तो एक बार टोटल निकाल के जब सम का निकालना हो तो पहला जो डिजिट होता है उसमें आपको बस एक कम कर देना है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 जो 1 होता है वही एक कम हो जाएगा। अच्छा, लगे हाथों यहाँ पर विषम का समझ लेते हैं। जब विषम गुणनखंडों का योग कहेगा, विषम का योग शॉर्टकट में लिख दिया। जब भी मेरे भाई विषम की बात करें आपको 2 को शामिल नहीं करना है। पीछे जब कुल संख्या हम लोग निकाले थे, कुल गुणनखंडों में अलग नियम था, सम में हमने क्या कहा था, पावर बढ़ाना नहीं, विषम में हमने कहा था 2 को शामिल ही नहीं करना है। 2 भाई, क्योंकि 2 एक सम संख्या है और ये है विषम का दुश्मन। 2 कैसी है, सम संख्या, और विषम का क्या है, दुश्मन। अगर विषम का दुश्मन है मेरे भाई तो इसको मोहल्ले में शामिल ही नहीं करना जब जब विषम की बात करेगा। यहाँ से हमने 2 का काम खत्म कर दिया था, तो यहाँ भी आपको 2 से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात इससे हमें कोई लेना देना नहीं। 3 में बस नियम लगाएंगे, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और इधर 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, या यूं कहें कि ये जो 6 आया है इसको हटा देंगे, क्योंकि 6 ये कैसे आया है, 2 से ही तो बनकर आया है। तो अब ये 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5, 5 और 1 6, और 6 चौको कितना हो जाएगा 24। तो आ जाएगा आपका विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 24। शुरू से एक बात बोल रहे हैं हम, सम और विषम का योग कुल के बराबर होगा। 144 और 24 जोड़ोगे 168 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहा है, आराम आराम पढ़ा रहे, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंडों का योग जब निकालना हो तो आपको बेस केवल जोड़ देना है। बेस का मतलब क्या हुआ, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 5 है, तो 5 3 8 और 2 10, तो इसका मेरे भाई आंसर हो जाएगा 10। बस इतनी सी बात सी फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जब कुल गुणनखंडों की संख्या कहे तो पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तोड़ने के बाद सबकी घात में एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर जो होती है उसमें नहीं बढ़ाते हैं, बाकी में बढ़ाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, और विषम में 2 को शामिल ही नहीं करते हैं। और जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जितनी भी घातें होंगी। अच्छा, जब भी योग की बात करेगा तो कुल गुणनखंडों का जब योग निकालना हो तो 2 की जितनी भी पावर हो 0 से चालू करो, 2 की पावर 0 1 2 जहां तक होगी, वही अगले प्राइम नंबर के साथ, वही अगले प्राइम नंबर के साथ, जो भी वैल्यू आई आपस में मल्टीप्लाई करा दो, फाइनल आंसर आ जाएगा योग का। जब समगुणनखंडों का योग निकालना हो तो 2 की पावर 0 को केवल हटा देंगे, बाकी नियम सेम रहेगा, है ना। और जब विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो 2 को शामिल ही नहीं करना है, बाकी नियम सेम रहेगा। और जब अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना हो तो बेस को जोड़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में एक बात याद रखनी, जब संख्या निकालनी हो तो घातों को जोड़ते हैं, पावर को जोड़ते हैं, और जब अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना हो तो बेस को जोड़ देते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेकर चिपका के एकदम माइंड में रख लीजिए, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। क्लियर? तो अब ये 2 बातें आप बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। अब मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से पोस्टमार्टम करेंगे, और हम तो कहते हैं वीडियो को थोड़ा सा रोक कर इसका पोस्टमार्टम आप ही कर दीजिए एसएससी फेज 13 2025 में।
और उसके बाद एसएससी सीजीएल टीयर 2 अर्थात मेंस 2019 में आया था। समझते हैं, आपके सामने निपटाते हैं या फिर आप भी निपटा सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, 3600 के फैक्टर करोगे और कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी जो अभी 8 प्रश्न आपको बताए, पहला प्रश्न कुल गुणनखंडों की संख्या यानी पहला वाला प्रश्न। तो सबसे पहले 3600 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटोगे मेरे भाई 1800 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे ये 900 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 450 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25। फैक्टर आ गए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? कहने का मतलब फैक्टर करोगे इस टाइप से कुछ आ जाएगा। ठीक, 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, इतना आ जाएगा। ये हो गए प्राइम फैक्टर। अब कुछ भी मेरे भाई पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, कुछ भी पूछे मेरे भाई, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अब फिलहाल में आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई तो हमने क्या बताया तरीका, सबकी घातों में एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 में 1 बढ़ाओगे मेरे भाई 5 आ जाएगा, 2 में 1 बढ़ाओगे 3 आ जाएगा और 2 में 1 बढ़ाओगे 3 आ जाएगा। 5 3 15, 15 3 45। फाइनल आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने लोगों को मजा आ गई है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट और दिल फेंक कर मार दीजिए ताकि हमारी एनर्जी लास्ट तक ये सीरीज कंप्लीट होने तक कम ना होने पाए। समझ गए होंगे मेरे भाई। अच्छा, इसी में अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछता, लगे हाथों तमाम चीजें निपटाते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 2 की पावर जो है वो नहीं बढ़ाना है, बाकी बढ़ाना है तो 3 × 3 हो जाएगा। 4 3 12, 12 3 36 हो जाता। अगर मेरे भाई इसी में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ देता तो 2 को शामिल ही नहीं करना है, इसमें बढ़ाओगे तो 3 × 3, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9। और हमने कहा था भाई साहब 36 9 45 होता है, यानी कुल आपका 45 ही आएगा। ठीक, तो आई होप आप बात समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को फटाफट से आप खुद से निपटाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इस बार एक 0 बस कम कर दिया भाई, पिछला था 3600, बोलो पिछला क्या था 3600 और ये है 360, तो इसको भी फटाफट से निपटाते हैं। 360 जैसे यहाँ पर लिखोगे 2 से काटना चालू करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे मेरे भाई 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 ये फैक्टर हो जाएंगे। पूछा क्या गया है, कह रहा भैया कथनों पर विचार। देखो सीडीएस के एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा और लेंदी काम किया जाता है। आपसे कह रहा है पहले कथन उसने बोला कि गुणनखंडों की संख्या क्या 24 है और सभी गुणनखंडों का योग फल 1170 है। अगर ये दोनों बात सही है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक करने, केवल 1 सही कि केवल 2 से कथन और निष्कर्ष टाइप का है। तो समझते हैं, सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो जब संख्या निकालोगे पावर में एक एक बढ़ाना है। ठीक, 4 3 में 1 बढ़ाओगे 4, 2 में 1 बढ़ाओगे 3, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 और 1 में 1 बढ़ाओगे 2, तो 4 3 12, 12 दूनी 24। तो क्या पहली बात सही लिखी है? तो आप कहोगे मेरे भाई पहली बात तो सही लिखी, कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। अच्छा, कुल गुणनखंडों का योग निकालना हो तो योग के लिए क्या करेंगे, अब देखो 2 की पावर 3 है तो 0 से चालू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और सॉरी 2 की पावर 3, 3 तक है तो यहाँ पर 2 की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। यही काम 3 के साथ करो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अगला 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। समझते हैं, 2 की पावर 0 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखो गुणा भाई पहाड़ा ये सब आना चाहिए आपको, है ना। और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 5। निपटाओ फटाफट से, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, आगे 5 और 1 6 हो जाएगा। 15 का गुणा 6 में करोगे, 15 6 का 90 हो जाएगा, 90 × 13 करोगे तो 0 13 9 117। तो क्या ये भाई दूसरी बात भी सही लिखी है? जी हाँ, दूसरी बात भी सही लिखी। गुणनखंडों का योग 1170 आ गया और गुणनखंडों की संख्या 24 आ गई। दोनों बात सही लिखी तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन चाहे सीडीएस का हो चाहे सीजीएल का हो, कहीं का भी हो, मेरे भाई कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट से निपटा दोगे। अगला क्या कह रहा है इसको पढ़ो।
लिखा हुआ है 216 के विषम भाजकों का योग। अब देखो पहले तो बात ये समझो कि विषम है, जैसे ही विषम आ जाए तो आप समझ जाओ कि दो को हमें शामिल नहीं करना, चाहे संख्या पूछे और चाहे योग पूछे, दोनों ही बातों में। तो सबसे पहला काम करोगे 216 के फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 पंचे 10 2 चौको 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, और फिर 3 से काटोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब आपसे कहा है मेरे भाई विषम भाजकों का योग, योग पूछे चाहे संख्या, विषम कह रहा है 2 से कोई लेना देना नहीं। अब योग कह रहा है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। बस इसको मेरे भाई कैलकुलेट कर लो तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 3 का 9 है 27। कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 27 10 37 38 39 40। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 40। 9 3 12 1 13, 13 और 27, जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा 40, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एसएससी सीपीओ 2022 का है। बोलो चीजें कठिन लग रहे हैं क्या, है ना, एकदम आसान चीजें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या में गुणनखंड होता या होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो अभाज्य संख्या होती है, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ाया था मेरे भाई, तो हमने क्या कहा था, अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर 1 1 एंड नंबर सेकंड इटसेल्फ। कहने का मतलब अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और वह संख्या स्वयं। तो वही आपसे थ्योरेटिकल पूछ दिया है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं मेरे भाई, तो 2 होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वही संख्या इटसेल्फ, यानी वह स्वयं संख्या। तो कितने होते हैं 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख लो कुछ भी करना नहीं, सीधे टिक लगाना है, लेकिन अगर आपको बात या कॉन्सेप्ट पता होगा तब। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, यूपीएससी सीडीएस 2022 का है। कह रहा है एन बराबर इतना दिया गया है, ठीक है, एन बराबर दिया गया है 126 38 और 53। कह रहा है पर विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहले कह रहा है एन के विषम गुणनखंडों की संख्या इतनी है, अच्छा एन के सम गुणनखंडों की संख्या इतनी, समझते हैं। तो देखो ये एक पूरी बड़ी संख्या ना देकर आपको फैक्टर फैक्टर में दे दी गई है, तो पहला काम क्या करोगे, इसके करोगे प्राइम फैक्टर। जैसे 126 को पहले तोड़ो, 2 से काटोगे 2 छंग 12 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 2 इंटू 7। ये केवल 126 की बात हुई। यही काम पहले 38 के साथ करोगे, 2 से काटोगे 19, अब 19 स्वयं एक प्राइम नंबर नहीं कटेगा तो 2 इंटू 19 हो जाएगा। इधर 53 को करो, 53 कितने से कटेगा, 53 स्वयं एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर ही नहीं होंगे। अच्छा अब समझो यहाँ पर सबको जब आपस में मिलाकर लिखोगे तो देखो यहाँ 2 एक ये है और एक 2 इसके साथ है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 और कहीं नहीं है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू एक 7 मिल गया, एक 19 मिल गया, एक 53 मिल गया, है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। यानी उसने ऐसा ना लिखकर या सबका मल्टीप्लाई ना कराकर थोड़ा सा टुकड़ों में लिख दिया, तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। आगे कह रहा है एन के विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है क्या। अच्छा विषम जब भी बात करें तो 2 से कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ो, अब संख्या कह रहा है बाकी में पावर बढ़ाओ, 2 में 1 बढ़ाओगे 3, इनकी सबकी पावर 1 1 है, सब में 2 1 1 बढ़ा दोगे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। ठीक है आगे देखते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है तो 2 से कोई मतलब नहीं, बाकी में बढ़ा दो, 3 कर दोगे, 2 कर दो, 2 और 2, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। और वो कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या 60 है, तो पहली बात गलत लिखी हुई है। दूसरी कह रहा है एन के सम गुणनखंडों की संख्या 720 है। अब एक बात बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं, 2 की घात नहीं बढ़ाते हैं, तो 2 की पावर 2 है तो 2 ही रखेंगे, बाकी में बढ़ा देंगे तो इधर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 का डबल करोगे 48। तो दूसरी बात भी गलत लिखी, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। क्लियर, जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन के हिसाब से ना तो पहला सही ना तो दूसरा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। बोलो कोई समस्या, बहुत ही आसान था है चीजें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है 38 808 के भाजकों की संख्या विभाजकों की संख्या 1 और खुद को छोड़कर कितनी होगी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है 38 और 808। तो पहले तो मेरे भाई इसके फैक्टर करो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 9 18 2 चौको 8 0 2 चौको 8, फिर 2 से काट दोगे 2 9 18 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो
दो चौको 8, दो अट्ठे 16, दो पंचे 10, दो एकम 2। अब देखो लास्ट में 1 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 3 एकम 3 और तिछाग 18, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है, लास्ट में 7 आ गया। 3 से चेक करो, 3 पचे 15, 3 तिरका 9 कट जाएगा, 3 पचे 15, 1 बचा घेरा हो जाएगा, 3 तिरका 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कट रहा है तो आगे 7 से चेक करो जरा, 7 सत्ते 49, 7 से कट जाएगा, जैसे करोगे 7 सत्ते 49, 50, 4 बचा, फिर 49 हो गया, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटोगे घेरा आ जाएगा, फिर घेरा से काटोगे 1। यानी कहने का मतलब भाई साहब हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू घेरा। बोलो ये बात समझ में आई? यानी 3 देखा, 2 आपका 3 जगह पर है तो 2 की पावर 3, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 7 इंटू 7, 7 की पावर 2 इंटू घेरा। इतनी बात समझ गए? आगे समझो। अब कह रहा है, देखो ध्यान देना, पहले कह रहे हैं इनको छोड़कर कुल गुणन, पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो जैसे ही कुल गुणनखंडों की संख्या निकालोगे सबकी घात में एक एक बढ़ाना है। इसकी घात 3 है, बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 4। इसकी घात 2 है, बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 3। इसकी घात 2 है, बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 3। इसकी घात 1 है, बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 2। तो 4 तय 12, 12 तय 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। गलती से 72 मत कर देना। अब मन में आ रहा होगा कि अभी तो यही सिखाया, फिर काहे मना कर रहे हो? अरे भाई यहाँ पर देखो ना, कह रहे हैं 1 और खुद। कहने का मतलब इसके जो आपने फैक्टर किए 72, उनमें से 1 को नहीं शामिल करना है और खुद को नहीं शामिल करना है, यानी 2 फैक्टर हटाने हैं। तो अभी आंसर आया था 72, लेकिन वो 2 संख्या हटाकर बचेगा 70। तो ऑप्शन सी सही होगा, बी ने पहले 72 दिया गया ताकि आप गलती करो। जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तब हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। अब वो कह रहा है 1 और खुद, यानी वह संख्या स्वयं। जब 2 फैक्टर आप छोड़ दोगे तो वो 2 कम करने पड़ेंगे। क्लियर हुई कि नहीं? ये भी यूपीएससी सीडीएस 2018 का प्रश्न, जल्दी से नोट करते रहिए। आगे देखते हैं 87 नंबर, कह रहा है 1000 के विभाजकों की संख्या 1 और 1000 को छोड़कर। अब देखो इसमें भी 2 छोड़ने, तो आपको लास्ट में 2 कम करने होंगे। अब जैसे ही आप 1000 लिखोगे, फिर से वही पुराना नियम, 2 से काटोगे तुरंत 500 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 250 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। जब मेरे भाई कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो पावर में बढ़ाते, तो 3 में 1 बढ़ाओगे 4, 3 में 1 बढ़ाओगे 4, 4 को कितना हो जाएगा 16। गलती से 16 मत कर देना, कह रहा है 1 और 1000 को छोड़कर, तो 2 आप कम कर दोगे तो कितनी बचेंगी 14। ऑप्शन सी सही होगा, डी नहीं सही होगा। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? जब आपसे बोले कुल गुणनखंडों की संख्या तब तो टोटल, बाकी आप इन 2 को कम करोगे। क्लियर हो रही ना चीजें? आगे देखते हैं मेरे भाई 840 कह रहा है 1 और 840 को। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, बहुत ही आसान है। जो भी चीजें हमने सिखाई है बस उसी पर आधारित है। यानी जैसे अभी हमने 1000 के फैक्टर किए थे, आपको क्या करना है 840 के फैक्टर करो। 840 के फैक्टर करने के बाद कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो, यानी सबकी पावर में एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करा देना। लास्ट में कह रहा है 1 और 840 को छोड़कर आखिरी में 2 कम कर देना, जैसे अभी 2 सवालों में हमने कम किया। क्लियर? सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि हमें भी लगना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हो, तब तो हम ये पूरी 45 दिन 45 मैराथन कंप्लीट करने वाले हैं। एनर्जी हमारी तभी बढ़ेगी जब आप लास्ट तक वीडियो देखोगे, चीज़ों को समझोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, जो भी छोटा से छोटा क्वेश्चन हम बोलेंगे उसका आंसर कमेंट जरूर करोगे। क्लियर? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है। 88 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89 पर। कह रहे गुणनफल। अब देखो यहाँ पर 30 की पावर 5 दिया है और 24 की पावर 5 दिया, और आपसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन आया जिसमें अभाज्य के बारे में पूछा गया। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, हमने कहा था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं मेरे भाई, पावर को जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 10 जोड़ दो, ऑप्शन सी कर दो भाई साहब, पूरा बेड़ा गर्क कर दोगे। एसएससी सीजीएल टियर 2 2020 का क्वेश्चन है। अब मन में विचार आ रहा होगा कि काहे, अभी तो यही बताया गया, फिर काहे गलत? समझो मेरे भाई, हमने कहा था जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, जो भी घाते हो जोड़ दो, एकदम बात सही है। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछे तो बेस जोड़ देते, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि भैया ये प्राइम के लिए नियम लगता है। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, एक 30 की पावर 5 दिया गया, 24 की पावर 5। तो भैया 30 की पावर 5, 30 आपके प्राइम नंबर थोड़े ना है, तो ये चीजें ध्यान देना है। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 6 × 5 लिख सकते हैं, इसकी पावर 5, और इसको 6 × 4 लिख सकते हैं। बोलो, इसकी पावर 5, या तो आप फैक्टर कर लो,
इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 6 को, और इंटू 5, और पावर कितनी चल रहा है 5। इस 6 को मेरे भाई लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 4 को लिख सकते हैं फिर 2 गुणा 2, और इसकी पावर 5। अब बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ोगे तब तक आंसर सही नहीं माना जाएगा, और जो लोग देखते ही घाते जोड़ेंगे सब बेड़ागर हो जाएगा। अब समझो, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, इधर फिर 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, यानी सबकी पावर 5 था। अब देखो 2 की पावर 5 यहाँ पर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो सब जोड़ोगे तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, 5 5 10, 5 15 और 5 20, तो 2 की पावर 20 हो गया। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 10 हो जाएगा, और 5 की पावर 5 एक ही जगह पर। तो प्राइम फैक्टर मेरे भाई आपका ये बना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या कहा है? कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग। अब मेरे भाई घातों को जोड़ दो, तो 20 10 30 और 5 35, तो फाइनल आंसर होगा 35। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, सी नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ दे तो कंफ्यूज करने के लिए आपको 10 ऑप्शन भी दिया गया। पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 11 13 इस टाइप में, फिर उसकी घातों को जोड़ोगे तब आएगा। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं 90 नंबर, कह रहा है 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें संख्या पूछी थी, इसमें योग पूछा है, और संख्या कौन सी है? 1560। तो अब समझते हैं मेरे भाई, पहले 1560 के करने पड़ेंगे फैक्टर। तो 1560 यहाँ पर लिख लीजिए, और फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 2 नवा 18, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, और कितना बचा? 1 2 पंचे 10। अब क्या है? 3 से कटेगा, 3 18 कट जाएगा ना, 3 इंटू 6 18 और 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा 13 बार में, और फिर 13 से 1, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। जब भी मेरे भाई पावर इनकी सबकी एक मान सकते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो घातों को जोड़ते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछे तो बेस को जोड़ते हैं। 13 5 18, 3 21 और 2 सबको जोड़ दो, तो 13 प्लस 5 18 हो जाएगा, 18 और 3 21, 21 और 2 23। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आया हो। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उतने ही मन से आपको पढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, अब हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम आ गई है ना। 10 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन हमारे बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान होता है, बाकी लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हर एक क्वेश्चन में हम डिटेल समझाते हुए चलेंगे। CHSL 2025 का लेटेस्ट का क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक संख्या को 45 से भाग देने पर 27 शेष बचता है। यानी कोई एक संख्या होगी, मान लिया वो संख्या x है, आपने जब 45 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 27। कह रहा है उसी तथा 27 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है। यानी जब आपने 27 से भाग दिया उसी संख्या में तो शेषफल क्या बचा? 9। कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सीधे आंसर तक पहुंच जाना है। कैसे? जब आपने भाई साहब 45 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? बोलो 27। और फिर जब 27 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 9। एक तो ऑप्शन होता है कि बाई ऑप्शन करें हम लोग, और सबसे छोटी संख्या कह रहे, तो इनमें देखोगे सबसे छोटी क्या है? 117। 117 में जब आप 45 का भाग दोगे तो 45 दूनी 90, मेरे भाई 27 बच जाएगा कि नहीं? अच्छा, फिर इसी संख्या में 27 से भाग दिया जाता, तो 117 में जब आप 27 का भाग दोगे, काटो इसको, 27 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 117 से ज्यादा ना हो। ठीक है, आप पढ़ा पढ़ोगे तो 27 इंटू 4 27 होगा, कितना होता है? 108। और 108 जब कम करोगे तो कितना बचेगा? तो 9। तो ऑप्शन बी ही तो आपका सही हो जाएगा। बोलो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा बाई ऑप्शन निपटाने का प्रयास करो। सबसे पहले हमने देखा कि वो कह रहा है सबसे छोटी, तो चारों ऑप्शन में सबसे छोटी क्या है? 117। कह रहा है जब 45 से भाग देते तो 27 बचता है, तो तुरंत 45 का भाग देकर चेक कर लो, 27 बचा, पहली कंडीशन अप्लाई हो रही। फिर कह रहा है जब 27 से भाग देते तो 9 बचता है, तो 27 को 108 होता है, 108 और 9 17 होता है। तो इसका मतलब इसी में है
अगर इसमें ना होता तो इसको चेक कर लेते। बाकी ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो इस टाइप से ना पूछकर आपसे कहेगा एक संख्या है उसमें 45 से भाग दिया तो इतना बचता है, फिर कहेगा 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। आगे तमाम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन ही सबसे कम समय में निपटा पाओगे। आगे कह रहा है अगला देखो, कह रहा है एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता, कोई संख्या होगी अक्ष, तो कह रहा है शेषफल 17 प्राप्त होता है। अब देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा 363 का तो पहाड़ा नहीं आता है, होगी कोई संख्या तो भाग देंगे तो कैसे करें। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही सुपर ट्रिक्स निपटानी है। कैसे कह रहे 363 से भाग दिया उस संख्या में तो कितना बचा 17। कह रहे जब उसी संख्या को 11 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा। तो आपको कितने से भाग दिया जा रहा है लेना देना ही नहीं रखना, पहला जो शेषफल है और बाद में जिससे आप भाग दे रहे हो बस उसका भाग देगो। 11 का 17 में भाग दोगे, 11 कम 11 कितना बचेगा 6, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी कम पल्ले पड़ा होगा। अब यहाँ पर लिखो ट्रिक। ट्रिक क्या है मेरे भाई, फर्स्ट रिमाइंडर यानी जो पहला शेषफल है अपॉन सेकेंड नंबर, बस यही ट्रिक है। कितने से भाग दिया है हमें उससे मतलब ही नहीं रहा, 1000 से भाग दे, 10,000 से, 20,000 से, बेसिक में चलेगा मेरे भाई, शाम कर दोगे हल करते करते। हमने कहा ट्रिक क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। आपको कह रहा है एक संख्या को 363 से भाग देते हैं, गोली मारो 363 को, हमें कोई लेना देना नहीं। पहला शेषफल कितना दिया गया है 17, तो आपको ट्रिक कैसे यूज करोगे, पहला शेषफल 17 इधर 17 लिख लो, फिर दूसरी संख्या क्या है 11 नीचे 11 लिख लो, 11 का 17 में भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा 6, तो बस वही सही हो जाएगा। कितने से भाग दिया जा रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। ट्रिक को माइंड में एकदम नोट कर लो, कॉपी में तो बहुत कुछ नोट है, किताबों में बहुत कुछ नोट है, थोड़ी बहुत चीजें अपने माइंड में नोट करोगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। अगला देखो मेरे भाई, क्वेश्चन है कह रहा है 304 से विभाजित किया जाता है। यह भी आपका CHSL का पूछा गया प्रश्न है, पढ़ो और फटाफट से निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है एक संख्या को 304 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 43 प्राप्त होता है। हमने आपको ट्रिक क्या बताया, फर्स्ट रिमाइंडर यानी 43 ऊपर रहेगा, सेकंड नंबर यानी 16 नीचे रहेगा। किससे भाग दे रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं, उसको गोली मारो। क्लियर। अब 16 का भाग 43 में दोगे, 16 दूनी 32, कितना बच जाएगा मेरे भाई 11, और 11 ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा SSC CHSL 2024 में। तो फिर से हम ट्रिक लिख रहे हैं। ट्रिक क्या है मेरे भाई, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। यही ट्रिक आपको सेकेंडों में 5 सेकेंड लगेंगे। अरे भैया पेन नहीं उठाना है, 16 का भाग 43 में दोगे, 16 दूनी 32, 11 43, सीधे 11 आंसर टिक, आगे बढ़ो। क्या समय लग रहा है, नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर कह रहे एक निश्चित संख्या को 459 से भाग दिया जाता। भैया निश्चित हो या अनिश्चित हो उसको गोली मारो। कह रहे तो शेषफल कितना बचता है 19, फिर आपने भाग किससे दिया 17 से, 17 एकम 17 कितना बच गया 2, ऑप्शन सी, आगे बढ़ो, कोई लेना देना नहीं। क्या टाइम लग रहा है 5 सेकेंड भी नहीं लग रहा होगा। क्लियर। आगे देखते हैं 95 नंबर। कह रहे जब एक संख्या को 512, भैया 512 को गारो गोली, हमें कोई लेना देना नहीं है। कह रहे लेकिन शेषफल जो है मेरे भाई को 67 बचता है, तो ये फर्स्ट रिमाइंडर हो गया। 32 से भाग दिया जाए, 32 से भाग दे तो 32 दूनी 64, कितना बचा 3, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये भी CHSL 2024 का। मजा आ रहा है कि नहीं। अब तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए, भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स। और दूसरी बात, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरे भाई अब तो कर ही सकते हो। फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर, फिर से सुनो, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। यही ट्रिक है, 2 अक्षर लिखने। हम तो कहते हैं मेरे भाई अक्षर ही ना लिखो। आपने देखा यहाँ पर 67, यहाँ पर 32, 32 का डबल 64 होता है, कितना बचा 3, 3 टिक करो, आगे बढ़ो। काहे पेन उठाओगे भाई, है ना, हमेशा पेन उठाना जरूरी थोड़े ना होता है। अब जो लोग शुरू में हम एक बात कर रहे थे कि 15 मिनट 25 क्वेश्चन, अगर मेरे भाई कोई प्रैक्टिस अच्छी है और आपके पास जबरदस्त ट्रिकें हैं तो आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन क्या 30 क्वेश्चन कर दोगे। और आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कभी नहीं कर पाओगे, है ना। वही चीज आपको समझना है। आगे देखो, कह रहा है जब एक पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। पूर्णांक कोई n है, 5 से भाग दिया आपने, शेषफल बचा 3। कह रहा है 6n को 5 से भाग दिया जाता है, यानी संख्या का कर दिया गया है 6 गुना। 6n को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो अगली ट्रिक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का
यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। अगली ट्रिक है कि जितने गुना संख्या को किया जाए वो गुना यहाँ पर लिख दो और आगे मेरे भाई वही रहेगा, फर्स्ट रिमाइंडर लिखो फटाफट। दूसरी ट्रिक, और अपॉन सेकेंड नंबर, यानी गद्दी पर कोई बैठे, मुन्ना भैया या गुड्डू भैया, नियम सेम रहेगा, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। पिछली ट्रिक क्या थी, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। अगली ट्रिक क्या है, जितने गुना वो करे उतने गुना तुम कर दो, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना। एक और लगे हाथ तो ट्रिक समझ लो, जब वो स्क्वायर करेगा तो तुम भी फर्स्ट रिमाइंडर का स्क्वायर कर दोगे अपॉन सेकेंड नंबर। आगे होगा, हो सकता है क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन नहीं है तो लिख लीजिए। आपसे कहेगा एक संख्या है n, 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल 3 बचता है, तो कहेगा n स्क्वायर में 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो अगली ट्रिक क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर यानी प्रथम शेषफल उसका स्क्वायर और नीचे मेरे भाई सेकेंड नंबर, यानी ट्रिक नहीं बदल रही है, वही चीज। देखो जब 3 गुना करता है, सॉरी जब क्यूब करेगा यानी घात 3 करेगा तब थोड़ा सा चीजें और डिवीजन वाला एक रूल लगता है, आगे क्वेश्चन होगा तो जरूर डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 6n कह रहे जब एक पूर्णांक n को 5 से भाग दिया जाता तो शेषफल कितना बचा, 3। उसने 6 का गुणा कराया है। 6n का मतलब क्या है, अरे बोलो यार, 6n का मतलब क्या है कि 6 गुना कर दिया। अच्छा वो 6 गुना कर रहा है, तुम भी 6 गुना कर दो। फिर रखना है शेषफल, शेषफल कितना था 3, और भाग किससे देना है, अभी भी 5 से। तो 6 दिया 18, 5 का भाग दोगे, 5 दिए 15, फिर भी 3 बचेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 3 ट्रिकें सीखे, समझो फिर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर, जब वो गुना करे उतने गुना आप भी कर दो, जब वो स्क्वायर करे आप भी स्क्वायर कर दो। क्लियर, इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे कठिन नहीं आना आपके यूपीपी के एग्जाम में। अगला देखिए, अगला कह रहे एक संख्या को 78 से भाग दिया जाता है। समझो एक संख्या है, आपने 78 से भाग दिया है, तो विभाजित करने पर 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। अच्छा भागफल 280, अरे भागफल से कोई मतलब ही नहीं, 78 से भाग दे, इनसे कोई मतलब नहीं होना। आप देखो शेषफल कितना आता है 0। कह रहा यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाए, भाई साहब जब ऊपर 0 हो गया, नीचे 65, 64, 63 कुछ भी रखोगे, ऊपर 0 ही आना है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा मन नहीं मान रहा होगा कि बेसिक से कर लेते हैं। कह रहे एक संख्या को 78 से भाग दिया, 78 से भाग देने का मतलब ये हो गया भाजक, संख्या होगी कोई अक्ष, तो कह रहा है भागफल कितना आता है 280। भागफल आप यहाँ पर लिखते हो, भागफल यहाँ पर लिखते हो, बोलो भाई ये होता है क्या 78 भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और नीचे, तब शेषफल कितना बचा 0। शेषफल 0 का मतलब कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब भाई साहब 78 और 280 का गुणा करा दोगे, अगर 78 और 280 का गुणा करा दोगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब उसी संख्या में आप 65 का भाग देकर चेक कर लेना, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, ट्रिक से बाहर नहीं जाएंगी चीजें। और चाहो तो आप काट लो, काटोगे यहाँ पर 13 आ जाएगा, 5 के पहाड़े काटा, 5 से काटोगे 5 पंचे 25, 3 बचेगा, 5 छक्का 30, फिर 13 से काटो, 13 छंग 78, और 6 इंटू 6 36 का कितना हो जाएगा 6, और 6 पंचे 30, 30 और 3 33, संख्या क्या आ गई। जब 65 से भाग दोगे तो भागफल 336 आ गया। क्या शेषफल बचा, नहीं बचा, तो ट्रिक में रखो ना, शेषफल 0 बच रहा है, फिर 65 से भाग दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल 0 ही रहेगा। ज्यादा सोचने का टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो कोई समस्या, जबरदस्त है ना। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर, और 2 क्वेश्चन हमारे और बच्चे, फटाफट से चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। पूरे 100 क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, और बस इसी का रिवीजन करके जाना जिस दिन आपका एग्जाम हो। यकीन मानो नंबर सिस्टम में इससे बाहर एक भी टाइप नहीं मिलेगा। कह रहा है किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर 21 आता है। किससे विभाजित कर रहे हो, हमने कहा कोई मतलब नहीं, शेषफल कितना आ गया है 21। कह रहा है उसी संख्या को 15 से जब विभाजित करेंगे तो ट्रिक क्या है, फर्स्ट रिमाइंडर अपॉन सेकेंड नंबर। फर्स्ट रिमाइंडर 21 था, सेकेंड नंबर 15 का भाग दो 21 में, 15 कम 15 कितना बचा 6, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, पढ़ो इसको भी फटाफट। 99 कह रहे हैं किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। अब देखो स्क्वायर वाला आ गया क्वेश्चन, हमने कहा था हर टाइप का क्वेश्चन आपको ढूंढ कर जरूर मिलेगा। कह रहे एक संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है मेरे भाई, 7 से एक संख्या को विभाजित किया तो शेषफल बचा 4। कह रहे उसी संख्या के वर्ग को, यानी x का कर दो स्क्वायर, इसके वर्ग को जब आप 7 से विभाजित करोगे, कह रहा तब शेषफल क्या होगा। तो हमने ट्रिक क्या बताई थी, फिर से हम लिखे दे रहे हैं और आप अपने माइंड में नोट कर लीजिए। फर्स्ट रिमाइंडर का तुम्हें भी स्क्वायर कर देना, और नीचे क्या करना है सेकेंड नंबर।
नीचे क्या करना है, सेकंड नंबर। तो फर्स्ट रिमाइंडर यानी पहला शेषफल, पहले शेषफल कितना बच रहा था, 4 शेषफल बच रहा था, तो 4 का कर दो स्क्वायर। और सेकंड नंबर क्या है, किससे विभाजित करना है, 7 से विभाजित करना है। 4 का वर्ग 16, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 2 बचा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो कोई समस्या। जब वो वर्ग करे तो आप वर्ग कर दो, वो गुना करे आप गुना कर दो, वो कुछ भी ना करे आप भी कुछ भी ना करो, है ना। तो चीजों को समझ गए होंगे। जबरदस्त ट्रिकें हैं, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को निपटाती हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर और नंबर सिस्टम का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन। कह रहे एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या होगा। देखो ये पता करने के लिए थोड़ा समझो आप, यहाँ पर होता है मेरे भाई भाजक, बीच में होता है आपका भाज्य, इधर होता है आपका भागफल और नीचे होता है शेषफल। इसका जब फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, बीच वाली संख्या यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। बचपन में सबसे पहले यही सिखाया जाता है। तो कह रहे एक विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है। समझो जो भाजक है वो भागफल का, अच्छा क्वेश्चन है, भाजक है जो भागफल का 10 गुना है। यानी अगर हम भागफल में 10 का गुणा कर दें तो वो भाजक के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं और शेषफल का 4 गुना है, यानी अगली कंडीशन जो भाजक है वो शेषफल का भी 4 गुना है। तो भाजक इसका 4 गुना है तो इसमें 4 का गुणा कर दो, यानी शेषफल में अगर 4 का गुणा कर दे। कह रहा है तो भाज्य क्या होगा, समझो मेरे भाई, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर शेषफल कितना दिया गया है आपको 45, अब दिमाग लगाओ, ये भी भाजक शेषफल के 4 गुने के बराबर है, ये भी भाजक भागफल के 10 गुने के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि शेष आपको दिया गया है 45, यानी 45 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, 45 दूनी 90, 90 का डबल 180, तो ये भाजक आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग हिला देने वाला। शेष आपको 45 दिया है, वो कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक 10 गुना है तो भागफल में 10 का गुणा कर दिया। फिर कह रहा है जो भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है, तो शेषफल में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। शेष आपको 45 दिया गया, 45 का गुणा 4 में करोगे 180, यानी जो भाजक है वो कितना हो गया, 180 हो गया। भागफल आपको पता करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई भागफल लिख दो इंटू 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो भागफल जो है वो कितना आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 18। बोलो बात समझ में आई भाई। भाजक यहाँ से 180 निकाल लिया, यहाँ पर 180 रख दिया, तो 180 बराबर भागफल इंटू 10, 0 से 0, तो भागफल कितना आ गया, 18। निकालना क्या है, भाज्य क्या होगा। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। अच्छा भाजक कितना है, भाजक आया था 180 और भागफल का गुणा करोगे तो भागफल कितना आया है 18, और प्लस में करते हैं शेषफल, तो शेषफल आपको दिया गया है 45। गुणा करो 0, 18 का वर्ग करो, 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो यहाँ 324 लिख दो, प्लस 45 सबको जोड़ दो, तो 45 और 40 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 85 और ये 32, तो 3285 ऑप्शन भी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या। बढ़िया क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए, आसान है। कह रहा है एक विभाजन योग में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भाजक हमने भागफल का 10 गुना, अब 10 गुना तो ये पहले से, कुछ लोग उधर साइड गुणा करवा देते, उल्टा कर देते हैं, ये 10 गुना पहले से, इधर 10 का मल्टीप्लाई करा दो। फिर कह रहा है शेषफल का 4 गुना है, शेषफल आपको एक वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी क्वेश्चन में। शेषफल 45 दिया गया, तो 45 इंटू 4 180 हो जाएगा, 180 ये भाजक की जगह पर रख दिया, 0 से 0 निपटा दिया, भागफल आ गया 18। भाज्य निकालने के लिए भाजक, भागफल और प्लस शेषफल बस हल कर लिया गया। क्लियर। तो 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी आपको जाना नहीं, शुरू में 2 क्वेश्चन हमने छोड़े थे। जो लोग शुरू से देख रहे होंगे, हम अपनी बात नहीं भूलते हैं मेरे भाई, हमने शुरू में 2 क्वेश्चन छोड़े थे और आपसे कहा था कि इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट करने का प्रयास भी किया और कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं, किसी को कमेंट से मतलब ही नहीं रहता। हमने 2-3 क्वेश्चन लिए थे कि कैसे फाइंड करें कि यह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। कहाँ है प्रश्न, एक सेकेंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, और एक और होगा क्वेश्चन नंबर 5, ये ठीक अभी भी लिखा हुआ है, देख सकते हो। हमने कहा था ये टाइप हमने नहीं पढ़ाया, आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। अब देखते हैं मेरे भाई इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को हमें पता करना है कि वह संख्या अभाज्य है या नहीं, तो उसके बाद वाला हम स्क्वायर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है।
अभाज्य नहीं का मतलब जो भाज्य है, भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला जाए। जैसे संख्या उठाते हैं पहले ही 1271, तो डायरेक्ट तो ये पता देखने से तो पता चलेगा नहीं, छोटी हो 2 3 5 7 11 13 तो पता चल जाए कि अभाज्य है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि ये किसके करीब करीब है। तो आप देख रहे होगे मेरे भाई, अगर हम 35 का स्क्वायर करें तो 5 पंचे 25, 3 चौको 12, 1225 35 का स्क्वायर होता है। तो यानी अगला हम 36 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। यानी अगली संख्या ये 36 का स्क्वायर। समझो तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। हमने कहा कि किसी भी संख्या को यह पता करना हो कि अभाज्य है या नहीं, जो संख्या चेक कर रहे हो आप उसके अगला वाला जस्ट स्क्वायर आपको लेना है। हमने देखा कि 1225 35 का होता है, यानी 35 और 36 के बीच में होगी ये संख्या लगभग। इसका मतलब ये है, तो अब जो संख्या का वर्ग है उसके छोटे वाले फैक्टर लिख लो, जैसे 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 25 होती नहीं, 27 होती नहीं, फिर 29, फिर 31, फिर 33 होती नहीं, 35 होती नहीं, 36, ठीक। कहने का मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लो। क्योंकि अच्छा एक बात समझो, कुछ लोगों मन में चल रहा होगा ऐसे भी तो चेक कर सकते हैं, ऐसे मेरे भाई आप ये नहीं पता कर पाओगे कि ये 61 से कट रही है कि नहीं। अब आपको 31 के आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 31 तक देखेंगे, 2 से लेकर 31 तक किसी से भी अगर ये डिवाइड हो जाएगी तो ये अभाज्य नहीं होगी, ये भाज्य होगी, वही आपको बताना है। तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, आखिरी में 1 है। 3 का भाग चेक करो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। 5 से करने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, सब कुछ सिखाया हमने। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं, 11 13 17, इसी से कट रहा है। 31 से चेक करो जरा, जब 31 से चेक करोगे तो 31, 4 एकम 4, 4 ते 12, 31 इंटू 4 कितना होता है, 4 एकम 4, 4 ते 12, यानी 31 को कितना होता है 124, 3 बचेगा, 31 एकम 31। आपने देखा मेरे भाई ये 31 से डिवाइड हो रही है, और किसी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वो भाज्य होती, तो ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। यह भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखो शुरू के कुछ क्वेश्चन में यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखा है, वहां पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। टाइपिंग में थोड़ी सी मेरे भाई मिस्टेक है, कुछ लोगों को मन में लग रहा होगा कि ये गलत चीज है, ये सब दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, टाइपर ने थोड़ी सी गलती कर दी, डीपी की जगह पर यूपी लिख दिया है, ठीक। फिलहाल में हम क्वेश्चन समझते हैं। हमने कहा जिसको भी चेक करना हो उसकी अंगली जस्ट स्क्वायर देखो आप, फिर उसके पूरे छोटे वाले जिसका स्क्वायर उसके छोटे जितने प्राइम नंबर है उनको लिख लो, सबसे बारी बारी से भाग देते। आपने देखा कि यह हमारी 41 बार में कट जा रही है, यानी 31 से डिवाइड है, और किसी से संख्या जब डिवाइड होती है तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, अर्थात ये कंपोजिट नंबर, तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके अगला प्रश्न एक और हमने छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य उसमें पूछा था कौन सी अभाज्य नहीं है, यानी कौन सी भाज्य है, और इसमें कह रहा अभाज्य है। तो देखो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। आप भली भांति मेरे भाई जानते हो कि अगर आखिरी में 5 मिल जाए तो वह संख्या 5 से कटती है, और जो कट जाती है वो तो होता है कंपोजिट नंबर, इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा। अब इनको चेक कर देते हैं, 3 2 5, 5 7 12, 12 4 16, 16 4 20 और 21 अंकों को जोड़ा हमने 21 आ गया। 21 मेरे भाई 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। 9 3 12, 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बना दिए, 4 4 8 और 1 9, ये भी मेरे भाई 3 से कट जाएगी। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कहने का मतलब ये है ये 3 से कट रही, ये 3 से कट रही, ये 5 से कट रही, जो किसी से कट जाती हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य पूछा है तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा मेरे भाई नंबर सिस्टम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, तो मेरे भाई जितना हो सके ज्यादातर अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। क्लियर? 100 नंबर तक कवर होकर लिए हैं, जितना हो सके मेरे भाई मित्रों में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जो लोग रेलवे का पेपर देने वाले हैं, 5 के पिटारे के सीरीज स्पेशल रेलवे के लिए जहाँ एडवांस और अर्थमेटिक हम पढ़ा रहे हैं, जो लोग एसएससी जीडी का देने वाले हैं सभी लोग एसएससी जीडी की सीरीज 10 कदम नाम रखा है, और 45 दिन 45 मैराथन स्पेशल यूपी पुलिस के लिए, जो आपके हर एक एग्जाम में काम आएगी। हम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। कम से कम 10 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये बेसिक और टॉप लेवल तक की जानकारी पहुंच सके। फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन बेहतर तरीके से चालू करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा लेक्चर, और क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।